Okay, so our next speech is Tryst with Destiny, given by Jawaharlal Nehru. So let's begin this with a brief introduction about Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India after its independence from the British rule in 1947. He was one of the most renowned leaders of the Indian freedom movement. He ruled the country from 1947 till his death in 1964. सो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से 1947 में। एंड जवाहरलाल नेहरू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बहुत सारे जाने माने लीडर्स में से एक रिनाउंड लीडर थे कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर 200 इयर्स के लिए राज किया था, इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम बन के रहा था, उस टाइम पर अपनी फ्रीडम के लिए इंडिया ने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी। उनका नाम था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। तो उनके कुछ लीडर्स थे, बहुत सारे रिनाउंड लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू भी उन लीडर्स में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू ने हमारी कंट्री को, इंडिया को रूल किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से लेके जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उनकी डेथ तक 1964 तक। तो नेहरू का जो पॉलिटिकल करियर है, लाइक पॉलिटिक्स में उनका करियर 1916 से ही स्टार्ट हो गया था। पहले तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेफ्ट विंग फैक्शन के टारिंग लीडर बने थे 1920 में। उसके बाद उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया था। जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने उस टाइम पर नेहरू ने कहा कि हमें ब्रिटिश रूल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमें कंप्लीटली आज़ाद होना है ब्रिटिशर्स के गुलामी से। तो नेहरू ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये जो दोनों मूवमेंट्स थी ये आज़ादी के टाइम पर महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था कि हमने ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना, जो भी ब्रिटिशर्स बोलेंगे उसको हमने नहीं मानना। और सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का मतलब था कि हमने ब्रिटिशर्स जो कहेंगे उसको मानना तो है ही नहीं, बल्कि हमने उनके सिविक नॉर्म्स को भी ख़राब करना है। जो भी वो कहते हैं उसको उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। लाइक हमने उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो स्कूल्स इस्टेब्लिश किए थे या कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था उसमें से अपना नेम विड्रॉ करवा लिया था, और ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई अवार्ड्स या ट्रॉफीज़ वगैरह सब कुछ लाइक बॉयकॉट कर दिया था। दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन सब मूवमेंट्स में भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नेहरू जी ने, और उनको कई बारी जेल भी जाना पड़ा था। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, उसके बाद जब ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद नेहरू ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन को दोबारा से शेप देने के लिए। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उसके पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लाइक वी वर वेरी गुड इन ऑल सेक्टर्स, हर एक चीज़ में अगर हम देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में या इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशली पॉलिटिकली इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था। पर जब ब्रिटिशर्स आ गए तब इंडिया का हर एक चीज़ ही ब्रिटिशर्स ने ख़राब करके रख दी थी। तो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे नेहरू जी आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए ताकि हम दोबारा से वो सब चीज़ें अटेन कर पाएँ जो हम पहले थे। तो नेहरू सिंसियरली इस चीज़ पर विश्वास करते थे कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि कंट्री अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाए, इकोनॉमिकली ग्रो कर पाए और कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ पाए। तो नेहरू ने 5 ईयर प्लान्स भी स्टार्ट किए थे, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, पॉलिसी स्टार्ट की थी इसके अंडर। और उनकी लीडरशिप काफ़ी इंस्पायरिंग थी, काफ़ी डायनामिक थी। उनकी लीडरशिप के नीचे इंडिया काफ़ी फास्टली ग्रो कर रहा था, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से भी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के व्यू पॉइंट से भी। लाइक काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पर सेटअप हुई थी जब नेहरू जी ने लीड किया था इंडिया को, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। तो नेहरू जी को फाउंडर एंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। इसके बगैर वो बहुत अच्छे राइटर भी थे एंड उन्होंने बहुत सारे वर्क्स दिए हैं, लाइक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड
लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये सब राइटिंग्स नेहरू जी की हैं, ये उन्होंने लिखे थे खुद। एंड जब 1962 में जब इंडिया की वॉर चली थी चाइना के साथ, उसके बाद बॉर्डर्स पर इनकी लड़ाई चल रही थी जब इंडिया चाइना की, उस टाइम इंडिया की हार हो गई थी, इंडिया वॉज डिफीटेड बाय चाइना। तो उसके 2 साल बाद नेहरू जी ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाए एंड 1964 में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। मतलब जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, इकोनॉमिकली भी एंड बाकी सेक्टर्स में भी। बट जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, हर एक चीज़ हौच पौच हो गई, सब चीज़ गड़बड़ा गई थी। तो नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक स्पीच दी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन द पार्लियामेंट ऑन 15 अगस्त 1947, जब हमें आज़ादी मिली थी। वही स्पीच हमने अब पढ़नी है। सो लेट्स बिगिन विद द स्पीच। नेहरू जी कहते हैं कि लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ दैट टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होलली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली। सो नेहरू जी कहते हैं कि लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत साल पहले हमने अपनी डेस्टिनी के साथ, अपनी तकदीर के साथ एक ट्रिस्ट किया था, एक समझौता किया था। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग ईयर्स पहले मतलब कुछ 200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया था, इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, उस टाइम पर हमने अपनी तकदीर के साथ एक समझौता कर लिया था कि कोई बात नहीं, अब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बन के रह लेंगे, बट एक न एक दिन आएगा जब हम इनके गुलामी से, इनकी कैप्टिविटी से फ्री हो जाएंगे। तो हमने वो समझौता किया था एंड आज वो दिन आ गया है जब हमने जो ओथ ली थी, जो प्लेज ली थी, जो कसम खाई थी कि हाँ हम अपने आप को फ्री करवा लेंगे, वो दिन आ गया है। आज हम फ्री हो चुके हैं। फुल मेजर में हम अपनी प्लेज को पूरा अभी नहीं कर पाए हैं, बट धीरे धीरे करके हम अपनी पूरी कसम को पूरा कर लेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कहते हैं रात के, आधी रात का समय है, इस टाइम पर सारा वर्ल्ड सो रहा है पर इंडिया जाग रहा है। इंडिया में एक न्यू लाइफ आ रही है, इंडिया फ्री हो रहा है, इंडिया आज़ाद हो रहा है। कहते हैं एक टाइम ऐसा आता है हिस्ट्री में जो बहुत रेयरली आता है, मस्सा ही ऐसा टाइम आता है हिस्ट्री में जब हम पुराने से नए होते हैं, जब हमारी एक एज ख़त्म हो जाती है और हम एक न्यू एरा में एंटर करते हैं। तो हमारी इंडिया का, नेशन का जो सोल है, जो आत्मा है, जिसको इतने टाइम से ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर रखा था, दबा रखा था, आज हमारी सोल, हमारी आत्मा फिर से जाग रही है और लाइफ में आ रही है, वी कैन से लाइवली हो रही है। इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सॉलेम मूवमेंट, मतलब इस फॉर्मल, इस डिग्निफाइड मोमेंट पे हम प्लेज ले रहे हैं कि हम इंडिया की सर्विस करेंगे पूरी डेडिकेशन के साथ और इंडिया के लोगों की, इंडिया के सिटीजन्स को सर्विस देंगे एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी विद सम प्राइड, कि हम पूरे प्राउडली इस ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करेंगे और इनको अपनी सर्विस देंगे। कहते एट द डॉन ऑफ द हिस्ट्री इंडिया स्टार्टेड ऑन हर अनएंडिंग क्वेस्ट, कि इंडिया ने अपनी एक ना रुकने वाली खोज जारी की है अब। एंड कितनी ट्रैकलेस सेंचुरीज रह चुकी हैं इंडिया की। ट्रैकलेस मीन्स जब हम अपने पाथ से भटक जाते हैं। सो ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया वॉज वेरी वेल इन एवरी सेक्टर एंड इन एवरी फेज। हर एक चीज़ में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था, बट जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। इंडिया बिल्कुल 100 से 0 पे आ गया था उस टाइम पे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया अपने ट्रैक से एक टाइप ऑफ हट गया था, ट्रैक से भटक गया था। तो काफ़ी सेंचुरीज़ के लिए इंडिया ट्रैकलेस हो गया था और अब हमारा ये टाइम आ गया कि हमने इंडिया को दोबारा से ट्रैक पे लेकर आना है। विच आर फिल्ड विद हर स्ट्राइविंग एंड द ग्रैंड्यूर ऑफ हर सक्सेसेस एंड हर फेलियर्स, कि इंडिया ने इतने टाइम में जो स्ट्राइव किया है, मेहनत करी है अपने आप को फ्री करवाने के लिए, उसमें कभी कभी हमें सक्सेसेस भी मिले और कभी कभी हमें फेलियर भी देखना पड़ा है। बट दैट्स ऑल राइट, वी हैव टू गो ऑन। Through good and ill fortunes alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideas which gave her strength. कहते चाहे जितनी मर्जी अच्छी किस्मत हो, चाहे बुरी किस्मत हो, बट इंडिया ने कभी अपने आप को ढूंढने की खोज ख़त्म नहीं की, कभी अपने इस पाथ से तो
नहीं इंडिया हटी है, विच गेव हर द स्ट्रेंथ। कभी इंडिया ने वो आइडियल्स को, वो आइडियाज़ को भुलाया नहीं है जिन्होंने उसको स्ट्रेंथ दी है टू स्टैंड फॉर्थ इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो आज हम अपनी इल फॉर्च्यून्स का, अपनी बुरी किस्मत का पीरियड ख़त्म कर रहे हैं एंड इंडिया अपने आप को दोबारा से आज डिस्कवर कर रही है। जो अचीवमेंट कहते हैं आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ अचीवमेंट नहीं है बट ये एक स्टेप है। कौन सा स्टेप है? ये एक अपॉर्चुनिटी की टूवर्ड्स हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आज हमें अचीवमेंट मिल गई, इट्स ग्रेट, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स ग्रेट। बट हमें यहाँ पर अभी रुकना नहीं है, हमें आगे जाते रहना है ताकि हमें जो और ज़्यादा अच्छी ट्रम्प्स मिलेंगी, ट्रम्प्स मतलब और बड़ी विक्ट्रीज, और बड़ी कामयाबियाँ हमारी वेट कर रही हैं, और बड़ी अचीवमेंट्स हमारी वेट कर रही हैं। क्या हम इतने ब्रेव हैं? क्या हम इतने वाइज हैं? क्या हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें और अपने फ्यूचर के चैलेंज को एक्सेप्ट करें? कि जितनी सफरिंग्स हमने पीछे देखी हैं वो तो इस चैलेंज के सामने कुछ भी नहीं है। हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितना सफ़र किया है, बट आज ये सफरिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, हम आज ये वाली अचीवमेंट तो सेलिब्रेट करेंगे, बट ये अचीवमेंट एक टाइप ऑफ स्टेप है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी स्पीच में कि जब भी किसी बंदे को फ्रीडम मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तो उसके साथ उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। सो ही सेज कि इंडिया को भी आज फ्रीडम मिल चुकी है और इंडिया को पावर भी मिल चुकी है, तो इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंधों पर है। ये जो असेंबली है एक सोवरीन बॉडी है जो कि इंडिया के सोवरीन पीपल को रिप्रेजेंट करती है। कहते फ्रीडम आने से पहले हमने लेबर के पेन को सहा है, लेबर को हमने मजदूरी की है ब्रिटिशर्स की, एंड उस सारी सफरिंग को हमने सहा है। हमारे हार्ट्स बहुत हैवी हो चुके हैं इस दुख के साथ। हाँ, जो पेन है आज भी कंटिन्यू कर रहा है, कुछ जो चीज़ें हैं जो आगे भी हमें दुख देती रहेंगी, हमें दर्द देती रहेंगी उसको याद कर कर, क्योंकि उसकी मेमोरी तो हमारे मन में है ना। बट नेवर द लेस इट्स ओके, पास्ट हमारा ओवर हो चुका है, अब हमें फ्यूचर की तरफ देखना है जो हमारी वेट कर रहा है। बट कहते जो फ्यूचर है वो ऐसा नहीं है कि वो रेस्टिंग वाला है कि हाँ हमें अभी आज़ादी मिल गई सो नाउ वी आर गोना रेस्ट, वी आर गोना टेक इट ईजी नाउ। नहीं, हमारा फ्यूचर रेस्टिंग वाला नहीं है। हाँ ओके, हमें मिल चुकी है फ्रीडम, अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल राइट, बट टमोरो वी हैव टू गो टू वर्क अगेन। हमें स्ट्राइव करना पड़ेगा। इंसेसेंट स्ट्राइविंग का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हमें ब्रिटिशर्स ने जितना पीछे लेके गया है हमने उससे ही 100 स्टेप्स आगे जाना है। हमने जितनी भी प्लेजेस ली थी पास्ट में, जितनी भी कस्में खाई थी पास्ट में कि हम अपने आप को फ्री करवाएंगे, वो तो चलो फुलफिल कर ली। उसके बाद हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो करवाएंगे, ग्रोथ के पाथ पर चलेंगे, डेवलपमेंट्स करवाएंगे, सोशली रिफॉर्म करेंगे, खुद को पॉलिटिकली रिफॉर्म करेंगे। जितनी भी प्लेजेस हमने ली थी वो सारी अभी पूरी करनी है। वो पूरी करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्राइव करना पड़ेगा। सो फ्यूचर में हमें ये सारा हार्डवर्क करना है, रेदर देन जस्ट सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड रेस्टिंग। राइट, हमें हाथ पर हाथ धर के अभी नहीं बैठना है। इंडिया की सर्विस करने का मतलब है उन मिलियंस ऑफ लोगों की सर्विस करनी जो सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना, इग्नोरेंस को ख़त्म करना। इग्नोरेंस मीन्स जब किसी को किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, लाइक जो इलिटरेट है दैट इज़ इग्नोरेंट वन। एंड डिसीज़ ख़त्म करनी है हमने अपनी कंट्री से, हमने अपनी कंट्री से इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है और जस्टिस लेके आनी है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन। अब जवाहरलाल नेहरू ने ग्रेटेस्ट मैन किसको कहा है? महात्मा गांधी जी को। कहते जो महात्मा गांधी जी हैं हमारे जनरेशन के ग्रेटेस्ट मैन हैं, और उनका क्या एम्बिशन रहा है? महात्मा गांधी का हमेशा यही गोल रहा है, यही एम्बिशन, यही ड्रीम रहा है कि उन्होंने हर एक आंख से हर एक आंसू को हटा देना है। मतलब जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी सबकी सफरिंग, सबकी प्रॉब्लम्स दूर कर देनी है। दैट मे बी बियॉन्ड अस,
हाँ, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो लग रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन कि वो सबकी प्रॉब्लम्स को जा जाकर सॉल्व करें। पॉसिबल तो नहीं है, पर कहते जब तक आंसू हैं, जब तक टीयर्स हैं, जब तक लोग सफ़र कर रहे हैं, तब तक हम काम करते रहेंगे, हमारा काम ओवर नहीं होगा। एंड सो वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क। हम लेबर करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, हम हार्ड वर्क करते रहेंगे, ताकि हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाएँ। वो वाले ड्रीम्स जो इंडिया के लिए हमने देखे हैं, जो हमने वर्ल्ड के लिए देखे हैं, जो हमने वो सारी नेशंस के लिए वो सारे ड्रीम देखे हैं, लोगों के लिए देखे हैं जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है, उसके लाइक बैड फेज में, बैड टाइम्स में जिन्होंने सपोर्ट किया है, एंड जिन्होंने कभी इमेजिन किया था कि हाँ इंडिया एक दिन फ्री हो जाएगा, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उनके लिए हमने ड्रीम्स देखे हैं। वो सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच में आगे कहते हैं कि पीस हैज़ बीन सेट टू बी इनडिविजिबल, कि जो पीस होता है, जो शांति होती है, उसे कहते हैं कि वो इनडिविजिबल है, उसे लाइक बांटा नहीं जा सकता। फ्रीडम को भी बांटा नहीं जा सकता, आजकल तो प्रॉस्पेरिटी को भी नहीं बांटा जा सकता, और इस पूरे वर्ल्ड में जो डिज़ास्टर्स होते हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, उसको भी नहीं बांटा जा सकता। नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में इस हर एक चीज़ को स्प्लिट नहीं किया जा सकता। ये जो चीज़ है एक के लिए थी, एक के लिए है, और एक के लिए ही रहेगी। टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर। जवाहरलाल नेहरू अब क्योंकि पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें इंडिया के लोगों ने ही इलेक्ट किया था, तो ये बेसिकली इंडिया के लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इंडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब आइए, मुझे ज्वाइन करिए, फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इस ग्रेट एडवेंचर में। कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठकर किसी को ब्लेम करें, किसी को पेटी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मीन्स किसी को क्रिटिसाइज़ करें कि इनके कारण हमारे इतने साल ख़राब हो गए, ब्रिटिशर्स के कारण इंडिया इतना सफ़र किया, ब्रिटिशर्स ये, ब्रिटिशर्स वो, ये वो, लाइक पेटी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। किसी को क्रिटिसाइज़ करने का टाइम हमारे पास नहीं है। नो टाइम फॉर इल विल और ब्लेमिंग अदर्स, किसी को ब्लेम करने का टाइम हमारे पास नहीं है। हमने इंडिया का वो शानदार महल खड़ा करना है जिसमें इंडिया के सारे बच्चे बैठकर ड्वेल करेंगे, ग्रो करेंगे, और ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे। राइट? इसका क्या मतलब है कि इंडिया जितना सफ़र करना था कर लिया, दैट्स ऑल राइट, बट हमें अभी बैठकर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इतने फ्री नहीं है कि किसी को ब्लेम करते रहें कि तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ आए, तुम्हारी वजह से ये हुआ। नहीं, हमने किसी को ब्लेम नहीं करना। अब हम सिर्फ काम करेंगे और सिर्फ काम ही करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अपने आप को ट्रैक पर लेके आएंगे, जितनी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई थी उस सब को ठीक करेंगे, अपने सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली खुद को अपराइट स्टैंड करवाएंगे। द अपॉइंटेड डे हैज़ कम। अब अपॉइंटेड डे कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे स्पीच की स्टार्टिंग में कि हमने बहुत साल पहले अपनी डेस्टिनी के साथ एक समझौता किया था। क्या समझौता किया था? कि दैट्स ओके, कि अगर अभी ब्रिटिशर्स के हम गुलाम बन के हमें रहना पड़ रहा है, बट एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद को फ्री करवा लेंगे। तो वो दिन, वो अपॉइंटेड डे आज आ चुका है कि हमने खुद को फ्री करवा लिया है, हमें फ्रीडम मिल चुकी है ब्रिटिशर्स से। जो डे हमारी तकदीर ने अपॉइंट किया था हमारे साथ कि हाँ इस दिन तुम फ्री हो जाओगे, वो दिन आज आ चुका है। एंड इंडिया बिल्कुल अपराइट खड़ा हुआ है आज, कॉन्फिडेंस के साथ, प्राउड के साथ, आफ्टर लॉन्ग स्लम्बर। स्लम्बर होता है एक बहुत ही गहरी, बहुत ही लंबी नींद लेने के बाद, बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल्स करने के बाद आज इंडिया अवेक, जागा हुआ खड़ा हुआ है, वाइटल है, फ्री है और इंडिपेंडेंट है। The past clings on to us in some measure and we have to do much before we redeem the pledges we have so often taken. जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो पास्ट है आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, राइट? थोड़े बहुत एक्सटेंट से, बट जब तक हम अपनी प्लेजेस रिडीम नहीं कर लेते, हम अपनी सारी वो कस्में पूरी नहीं कर लेते जो हमने बार बार उठाई हैं, उसके पहले हमें बहुत सारा काम करना बाकी है।
हमारा जो पास्ट था वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। अब हिस्ट्री एक न्यू तरीके से, एक न्यू लाइक टाइप से स्टार्ट हो रही है हमारे लिए। जो भी पहले हो चुका है, जो भी ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, जो भी हमारे साथ सफरिंग्स हुई हैं, एनीथिंग, वो सब हिस्ट्री थी, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे साथ हुआ वो अब हिस्ट्री बन चुका है, इतिहास बन चुका है। बट अब जो आगे आ रहा है, ये जो हमारा प्रेजेंट है, ये हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए तो हिस्ट्री ही है। कहते हैं आने वाली पुश्तें इस दिन को याद रखेंगी। ऑब्वियस सी बात है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने सही ही कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि ये हिस्ट्री जिएगी और बाकी लोग इसके बारे में बात करेंगे जैसे हम आज कर रहे हैं। अ न्यू स्टार राइजेस, जवाहरलाल नेहरू न्यू स्टार किसको कहते हैं? न्यू होप को। कि एक न्यू होप आज राइज हो रही है, हमारे दिल में एक न्यू होप जाग रही है। द स्टार ऑफ फ्रीडम राइजेस इन द ईस्ट। अब हमें पता है कि जो सन है वो भी ईस्ट से ही राइज करता है, और ईस्ट से जब सन राइज करता है, रात के अंधेरे को वो ख़त्म कर देता है, हर जगह लाइट फैला के, हर जगह अपनी रोशनी फैला के। उसी तरह कहते ईस्ट से एक स्टार ऑफ फ्रीडम, एक आज़ादी का तारा आ रहा है, एक न्यू होप लेकर आ रहा है कि हाँ आज हम फ्री हो चुके हैं। एक ऐसा विजन वो सच कर रहा है जो हमने इतने टाइम पहले देखा था। कहते जैसे तो सूरज निकलता है ईस्ट से और फिर वेस्ट में शाम को छिप जाता है, फिर से अंधेरा आ जाता है। कहते वैसे ये वाला जो हमारा स्टार ईस्ट से उगा है, राइज हुआ है, ये कभी छुपे ना, ये कभी सेट ना हो, हमारी फ्रीडम कभी हमसे छीनी ना जाए, और ये होप जो हमें नई मिली है ये कभी हमें बिट्रे ना करे, ये हमें कभी धोखा ना दे के जाए। On this day, our first thoughts go to the architect of this freedom, the father of our nation. हमें पता है the father of our nation कौन है? महात्मा गांधी जी। सो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं कि महात्मा गांधी हमारे नेशन के आर्किटेक्ट हैं, फ्रीडम के आर्किटेक्ट हैं। कि ही इज़ द मेन पर्सन, ही इज़ द मेन रीज़न कि क्यों, कैसे हमें फ्रीडम मिली है। हमें फ्रीडम दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ महात्मा गांधी जी का रहा है, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। तो कहते इस दिन हमारा फर्स्ट थॉट, हमारा पहले हमें इनके बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि इनमें एक इंडिया की झलक दिखती है। इनके हाथ में फ्रीडम की, आज़ादी की एक टॉर्च है, और ये इन्होंने टॉर्च जब चलाई उससे उन्होंने सारी डार्कनेस को लाइट अप कर दिया। हमारी कैप्टिविटी की डार्कनेस, की जब हम गुलामी में थे, टाइप ऑफ हम एक हनेरे में थे जहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा था और हर जगह डार्कनेस थी, डार्कनेस ने हमें सराउंड कर रखा था। तभी महात्मा गांधी आए और उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। हम हमेशा अनवर्दी फॉलोअर्स रहे हैं उनके, हम उनके फॉलोअर्स तो रहे हैं, बट हमने कभी उनकी बात अच्छे से मानी नहीं, उनके मैसेज से हम हमेशा भटके हैं, महात्मा गांधी के मैसेज से। सो ये टॉर्च ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम जो उन्होंने हमें दिलवाई है, ये इसे हमें कभी भी जाने नहीं देना। चाहे जितने मर्जी भूकंप आ जाए, जितनी मर्जी तेज़ हवाएं चले, स्टॉर्म्स आ जाएं, बट हम कभी भी अपने पाथ से भटकेंगे नहीं। वी हैव हार्ड वर्क अहेड, हमें फ्यूचर में हार्ड वर्क करना है। रेस्ट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो प्लेज, जो कस्में हमने ली हैं, अब उसको रिडीम करने का टाइम आ गया है। टिल वी मेक ऑल द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट डेस्टिनी इंटेंडेड देम टू बी, जब तक हम इंडिया के लोगों को वो नहीं बना देते जो उनकी तकदीर में बनना लिखा है, तब तक हम हार्ड वर्क करते रहेंगे। वी आर सिटीजन्स ऑफ अ ग्रेट कंट्री, हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ग्रेट कंट्री के सिटीजन्स हैं, और हम एक बोल्ड एडवांस के वर्ज पर हैं। बोल्ड एडवांस मतलब एक बोल्ड स्टेप, हम एक न्यू एरा में एंटर होने जा रहे हैं हाई स्टैंडर्ड्स के साथ। चाहे जिस मर्जी रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, बट हम इक्वली इंडिया के ही बच्चे हैं। हम सबके पास इक्वल राइट्स हैं, हम सबके पास प्रिविलेजेस हैं, हम सबके पास इक्वल ऑब्लिगेशंस, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड इंडिया तो हमारा मच लव्ड मदरलैंड है, हमारी जिसको हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी एंशियंट, एटर्नल मतलब जो हमेशा चलती रहती है, एंड द एवर न्यू मदरलैंड। हम इसे अपनी रेवरेंट होमेज पे करते हैं। मीन्स रेवरेंट मीन्स होमेज, लाइक हम इसे इंडिया को अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं, एंड हम हमेशा इंडिया की सर्विस के लिए बाइंड हैं। हम हमेशा इंडिया को सर्विस देते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। सो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।